1070 ठंडी दूध की दुकान। उस लड़की के मुंह से देवांश दल के लीडर की तारीफ सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। उसने कहा, लगता है आपको वह लड़का पसंद आ गया है। इंसान के तौर पर पसंद आया है, बाकी उसमें भी कुछ खास नहीं है। खैर, हमें क्या, जिसे जो करना है करे, बुरे कर्म उन्हें ही सजा का हकदार बनाएंगे, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दूसरा शख्स इस पर सिर हिला दिया। वहीं वो बच्चा बगी लेकर उनके सामने पहुंच गया। जल्दी वह लोग उस पर सवार होकर निकल पड़े। दूसरी तरफ करण और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा था, पेड़ों की वजह से चांद की चांदनी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। फिर वह लोग बिना किसी झिझक के आगे चलते जा रहे थे। प्रियांशी ने कहा, उस लड़की ने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। उसे सबक सिखाने की जगह हम इस जगह है। तुम्हें नहीं लगता उसके कान के नीचे एक दो लगा देना चाहिए था? उस लड़की की बात से प्रियांशी अब भी उखड़ी हुई थी। वो जो करण को जानती भी नहीं है, उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी? प्रियांशी को उस वक्त इतना गुस्सा आया था, उसका मन तो उसका मुंह नोच ले। करण ने कहा, वो हमारे बारे में क्या विचार रखती है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? करण का साफ कहना था, लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, उसे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। वह या कोई भी किसी को पूरी तरह से खुश नहीं रख सकता था। प्रियांशी ने इस बात को नज़रअंदाज करके कहा, तुम्हें आसपास कोई गांव या शहर नजर आ रहा है? फिलहाल के लिए तो नहीं, हमें इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। ये रास्ता कहीं तो जाता होगा, करण ने कहा। दोनों ने इस पर हामी भरी, मगर तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो पीछे से वही बगी आ रही थी जिसे उस बच्चे ने ले लिया था। ये देख उन तीनों ने उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी वह बगी उनके पास आके रुकी। भैया, आपको जाना था न, आओ मैं छोड़ देता हूं आपको, उस बच्चे ने कहा। करण ने ये सुना तो उस बच्चे को देखा। उसने इसकी मदद नहीं की थी जब उन बगी वालों ने उसकी बगी को तोड़ दिया था, उसके बीस्ट को मार दिया था। फिर भी ये लड़का उसकी मदद के साथ दोबारा से रुक गया। पास में एक गांव है, ये दोनों दीदियां भी उसी गांव में जा रही है। रात ज्यादा हो गई है, पैदल चलोगे तो श्रापित शरीर मिल सकते हैं, बच्चे ने कहा। लड़की ने उससे कहा, इन तीनों ने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे थे, तुम फिर भी उन्हें आने देना चाहते हो? मेरी मम्मी कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने बहक मेरी मदद नहीं की, लेकिन मेरा बुरा भी तो नहीं चाहा ना। फिर वह लोग अच्छे ही हुए, बच्चे ने मुस्कराते हुए कहा। लड़की और उसके साथ वाली दूसरी लड़की उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। करण भी उस कम उम्र के बच्चे की बातों से इम्प्रेस था। उसने पारो और प्रियांशी को देखा, उन्होंने हमें सिर हिला दिया, जिसके बाद वह तीनों भी बगी में आ गए। बच्चे ने बगी को आगे बढ़ा दिया। बच्चे को जो बीस्ट मिला था वह काफी तेज दौड़ता था, और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। इस वजह से कोई भी आम बीस्ट उसके सामने नहीं आ रहा था, जिससे उनका सफर बिना किसी दिक्कत के गुजर रहा था। बच्चे ने मुस्कराते हुए कहा, सबसे पास में मेरा ही गांव है, प्रतापगढ़। लेकिन आप लोग उस गांव में क्यों जाना चाहते हैं? इस पर लड़की ने कहा, कुछ दिनों बाद प्रकृति की देवी का जश्न होने वाला है न, बस उसी के लिए कुछ खास सामान ढूंढ रही हूं, ताकि बाजार में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकूं। फिर तो दीदी आप बहुत अच्छी जगह का रही है, हमारे यहाँ न एक लस्सी वाला है, उसकी दुकान पर ग्राहक कम रहते हैं, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप उसके साथ बात करके बाजार में अपनी दुकान लगा सकती है, बच्चे ने कहा। लड़की को हल्की हंसी आ गई, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था। बच्चा होने की वजह से वह इस बात को समझ नहीं पाया, और जो उसने कहा उसे हकीकत मानने लगा। बच्चे को उसकी हंसी समझ नहीं आई। उसने मासूम बनकर पूछा, आप हंस क्यों रही है दीदी? ऐसे ही। वैसे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने पूछा। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम खुश है, और आपका दीदी? खुश, बहुत प्यार नाम है, और मेरा नाम लीना है, लीना ने कहा, और उससे इसी तरह से बातें करने लगी। पर इसी दौरान उसकी नज़र करण और उसके साथियों पर भी पड़ी, जो बैठे तो उनके साथ ही थे, मगर उन पर ध्यान तक नहीं दे रहे थे। उसने भी उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। 1 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार उन्हें सामने कुछ रोशनी नजर आने लगी। पास जाके मालूम चला कि वह तो एक गांव है, जिसके बाहर की जमीन पर बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था प्रतापगढ़। जल्दी ही उनकी बगी प्रतापगढ़ में दाखिल हो गई। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था और न बहुत ज्यादा विकसित था, लेकिन रहने लायक जगह थी। छोटे बड़े घर, एक आधा होटल रेस्तरां भी खुले हुए थे। खुश ने कहा, हमारा गांव रात में भी चमकता रहता है, आपको अब किस जगह जाना है? करण और दोनों लड़कियां जमीन पर उतर गई। करण ने पूछा, कितना हुआ? खुश ने कहा, 10 चमकीले पत्थर। करण ने कलाई घुमाकर उसे 10 चमकीले पत्थर थमा दिए, और बिना आगे कुछ बोले उस जगह से जाने लगा। लेकिन वह ज्यादा दूर जाता, लीना ने कहा, इस बच्चे ने तुम्हारी मदद की, अपनी तरफ से तुम उसे कुछ और चमकीले पत्थर नहीं दे सकते?
करण चलते चलते रुक गया। उसने नज़र घुमाकर लीना को देखा, फिर उस बच्चे को जो ना में सिर हिलाते हुए बोल रहा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मदद की कोई कीमत नहीं होती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए भी आपका शुक्रिया भैया, खुश ने विनम्रता से कहा। करण ने उसको देखते हुए लीना को देखा और फिर से उन सब को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कितना बेदर्द लड़का है, बच्चे ने मना किया तो किया हुआ, खुद अपनी तरफ से नहीं दे सकता था। दुनिया में कितने एहसान फरामोश लोग हैं, लीना बड़बड़ाए। मगर उसकी आवाज़ करण के कानों तक पहुंच गई। फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा। उसका उससे कोई मतलब नहीं था और न वह मतलब रखना चाहता था। ऐसे ही चलते चलते वह सब एक होटल के सामने पहुंच गए। होटल कुछ खास नहीं था, सस्ता सा लॉज लग रहा था। ये सब देखते हुए वह सब उसमें में गए। एक कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में आने के बाद करण ने कहा, तुम दोनों इसी जगह रुको, मैं बाहर से जानकारी हासिल करके आता हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, जितना हो सके उतना पंगा लेने से बचना, पारो ने कहा। करण ने सिर हिलाया, फिर अपनी कलाई घुमाकर उसने उस कमरे में 10 विषदूतों को छोड़ दिया। जब तक मैं नहीं आता इनकी रक्षा करने, कुछ विषदूत होटल के आसपास छिप जाओ, बाकी सब कमरे में और कमरे के बाहर रहो। करण के ऑर्डर पर सबने सिर हिलाया, जिसके बाद करण होटल से बाहर आ गया। उसे इस गांव के बारे में कुछ खास खबर नहीं थी, मगर वह जानता था कुछ बातें बाजार में होती रहती है, जहां से उसे अक्सर जानकारी मिल ही जाया करती थी। ऐसा सोच वह टहलते टहलते उस गांव के बाजार में पहुंच गया। रात के समय पर भी बाजार काफी चमक धमक रहा था। इसकी वजह थी यह गांव भाग 2 की सीमा के सबसे नजदीक था। इस वजह से बाहरी लोग और इस जगह से जाने वाले लोग इस जगह आके जरूर रुकते थे, जिस वजह से बाजार में रौनक बनी रहती थी। करण बाजार में ऐसे ही टहलता रहा। लगभग 1 घंटे ऐसा करने के बावजूद उसे कुछ भी खास खबर नहीं मिली जो उसे अमृतधारा का सटीक पता बता सके। शायद आज इतना अच्छा दिन नहीं है, करण ने सोचा। जिसके बाद वह एक कपड़ों की दुकान के पास पहुंचा और बस ऐसे ही देखने का नाटक करने लगा। पर तभी उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी आंखों में डिवाइन फायर जलाकर पूरे बाजार को जांचा और तब उसे बेहद ही ताकतवर लोग नजर आने लगे, जो आम लोगों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। उन सब ने अपने चेहरे छिपा रखे थे, मगर उनके अंदर से निकल रही आभा को महसूस करके करण ने कहा, कातिलों की आभा, यानी यह सब सुपारी क्लब के लोग हैं। ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते इस जगह भी आ गए। करण काफी देर तक उन लोगों को देखता रहा। फिर कुछ समय बाद उसने ना में सिर हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं, यह मेरे लिए नहीं आए हैं, ये किसी और के लिए आए हैं, नहीं तो कोई और वजह हो सकती है। सुपारी क्लब के लोग अगर उसके लिए आए होते तो अब तक उस पर हमला कर चुके होते, मगर किसी ने अब तक करण पर ध्यान भी नहीं दिया हुआ था। ऊपर से करण ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था, जिससे उसकी पहचान बाहर नहीं आ पा रही थी। करण ने कुछ देर तक उन सब पर ध्यान दिया, जिसके बाद उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अगर ये लोग उसके लिए आए थे तब उन्हें देख लिया जाएगा। फिलहाल के लिए करण को अमृतनगर से जुड़ी खबर की तलाश थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी करण को कुछ भी खबर नहीं मिली। इस वजह से करण को हताशा हुई। उसी दौरान उसकी नज़र सामने एक दुकान पर पड़ी, ठंडी गोली दूध की दुकान। करण ने दुकान का नाम पढ़ा। दुकान थोड़ी बड़ी थी, काफी सारे लोग बड़े से कांच के ग्लास में ठंडा दूध पी रहे थे। करण उसी दुकान के अंदर दाखिल हो गया। एक ग्लास ठंडे दूध का ऑर्डर देकर वह एक टेबल पर आ गया। टेबल पर मेन्यू रखा हुआ था। करण ने जब उसे पढ़ा तो अपना सिर हिलाने लगा। ये लोग दूध को भी अलग अलग फ्लेवर में बेच रहे थे, पिस्ता दूध, काजू दूध, केसर दूध। ये सब पढ़ते पढ़ते करण का ऑर्डर भी आ गया। करण ने सादा दूध ऑर्डर किया था, पर जब उसने उसे पिया उसे काफी अच्छा लगा। ये लोग पहले दूध को गर्म करके दूध की मलाई निकालते हैं, फिर दूध को ठंडा करते हैं और मलाई में अपनी किसी विधि को डालकर तैयार करते हैं, फिर दोनों मिलाकर पेश करते हैं। इस वजह से यह आम दूध जैसा नहीं लगता। करण को सच में वह पसंद आया था। करण ने एक जा रहे वेटर को रोकते हुए कहा, इस मेन्यू में जितने भी फ्लेवर है उसके 10-10 ग्लास पार्सल कर दो। करण यह पारो और प्रियांशी के लिए लेके जाना चाहता था और बाकी सब उसके बीस्ट के लिए। वह उसके लिए मौत से खेल जाते हैं, उनके लिए इतना तो वह कर ही सकता था। बहरहाल इतना बड़ा ऑर्डर सुन के वेटर खुश होते हुए करण का ऑर्डर तैयार करने के बाद चल दिया। करण ने फिर से दूध का एक घुट लगाया, पर तभी उसकी नज़र दूर एक टेबल पर पड़ी, जहां पर उसे लीना और उसके साथ वाली लड़की नजर आ रही थी। जैसे ही करण ने उनको देखा, उन दोनों ने भी करण को देख लिया, पर फिर दोनों ने एक दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया। करण भी अपना दूध का ग्लास खत्म करके अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगा और यहाँ वह दोनों लड़कियां थोड़ी बेचैन सी नजर आ रही थी। वो अब तक आया क्यों नहीं? यही तो समय बोला था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? दूसरी लड़की ने चिंता जताई। तुम बेवजह परेशान हो रही हो शाहीन, रात का समय है।
सावधानी से आ रहा होगा, जंगली बीस्ट का हाल तो तुम्हें मालूम ही है न, लीना ने उसे समझाते हुए कहा। इस पर शाहीन ने कहा, तुम अपनी माँ को बिना बताए आए हो, जानती हो न, कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी माँ हमारा क्या हाल करेगी। तुम इतनी चिंता खुश करती हो, कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, अगर वह मिल गई तब माँ कितनी खुश होगी, इसका अंदाजा है तुम्हें। अंदाजा है, इसीलिए तो साथ में आई हूँ, वरना मुझे तो इस जगह का तामपान ही हजम नहीं हो रहा, शाहीन ने अपने हाथ से हवा करते हुए कहा। लीना बस मुस्करा दी, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी इधर उधर देखते हुए उनके पास गया। उसे देखते ही दोनों लड़कियां गंभीर हो गई। आदमी बिना बोले उनके पास ही बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। उसकी दिल की धड़कन भी बेहद तेज थी, मानो उसे मौत के तराजू पर टंगा कर रखा हो। वह चीज़ तुम अपने साथ लाए हो? लीना ने पूछा। इस पर आदमी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, वह चीज़ मेरे पास है। जिसे भी वह मिल जाए उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पर मुझे शक है, किसी तक ये खबर पहुंच चुकी है। अच्छा, लीना की आंखें छोटी हो गई। आदमी बोला, मेरे घर के आसपास अचानक से कुछ अनजान लोग आकर रहने लगे हैं। उस किस्से के बाद, और मैंने उनमें से एक दो लोगों को इस गांव में भी देखा है। उनसे छिपकर मैं आप तक पहुंचा हूं, इसी वजह से मैं आने में देरी कर बैठा। लीना और वह आदमी यह सब बातें शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके कर रहे थे। इससे किसी को भी उनकी बातों का पता नहीं था। करण भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन एक चीज़ ने उसका ध्यान उन पर ला ही दिया। जैसे ही वह आदमी लीना के सामने आकर बैठा, उसी वक्त करण को सुपारी क्लब के लोग इधर उधर नजर आने लगे। वह सब के सब हॉफ महासम्राट को के थे। उनमें से कुछ सिर्फ सम्राट स्तर पर थे। तो ये लोग इस आदमी यानी उस लड़की के लिए आए हैं। करण ने दूध का ग्लास उठाया, पर दूध तो खत्म हो चुका था और ऑर्डर तैयार होने में समय था, जिस वजह से वह बस शांति से बैठकर इंतजार करने लगा। लेकिन इस इंतजार की घड़ी में उसे एक बेहद ही ताकतवर फिगर दुकान में दाखिल होता हुआ दिखा। वह एक पतला दुबला सा आदमी था, मगर ताकत देख करण की आंखें छोटी हो गई। आदमी ने ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे, सिर पर उसने एक टोपी लगाकर रखी थी। अपनी गर्दन खुजलाते हुए वह काउंटर पर पहुंचा और दूसरों का ऑर्डर उठाकर पीने लगा। अंडस्को 1071। वह टुकड़ा अमृत धारा से जुड़ा है। करण के अलावा किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लीना भी उस आदमी को देख नहीं पाई थी। उसने अपने सामने वाले आदमी से कहा, मुझे वो टुकड़ा दो, मैं उसे सुरक्षित कर देती हूँ। जो मैं दे देता हूँ, पर मेरी सुरक्षा का किया। मुझे डर है कोई न कोई मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, आदमी ने घबराते हुए कहा। इस पर लीना ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, फिक्र मत करो और मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आदमी ने हामी भरी। उसे तो बस इस वक्त अपनी जान का ज्यादा खतरा था। उसने चारों तरफ नजर डालने के बाद कलाई घुमाई और एक पत्थर का टुकड़ा बाहर निकाला। उस पर कुछ प्राचीन काल की नक्काशी थी जो बेहद सुंदर और अनोखी थी। करण ने दूर से उस पत्थर के टुकड़े को देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ भी खास नहीं लगा। लेकिन वह देखना चाहता था अब आगे क्या होगा। लीना की आंखों में चमक आ गई। उसने कलाई घुमाई और एक स्टोरेज रिंग टेबल पर रख दी। इसमें तुम्हारी मुंहमांगी कीमत है। आदमी ने टुकड़े को टेबल पर रखा और स्टोरेज रिंग उठाकर उसकी जांच करने लगा। सच में उसके अंदर ढेर सारे चमकीले पत्थर थे। आदमी का डर इतनी दौलत को देख लगभग खत्म ही हो गया था। वहीं लीना ने हाथ बढ़ाकर उस टुकड़े को उठाने की कोशिश की, पर वह ऐसा कुछ कर पाती इससे पहले ही एक आदमी उसके बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। इतनी जल्दी क्या है लड़की, थोड़ी सी हमसे बात कर लो, उस आदमी ने कहा। लेकिन उसे देखते ही लीना का चेहरा ठंडा पड़ गया। शाहीन ने अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ठंड रखो, ठंड रखो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं तो बस इस नायाब चीज को लेने आया हूं। उसी आदमी ने हाथ बढ़ाकर उस टुकड़े को उठाने की कोशिश की, पर इससे पहले ही लीना ने उसे उठाकर अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। सुपारी क्लब के टैंक महाराज, तुम लोग कब से दूसरों के मामलों में दखल देने लगे हो? उस आदमी का नाम टैंक महाराज था। नाम बड़ा बचकाना सा था, मगर जिसने उस जगह उस नाम को सुना, सब डर से अपनी अपनी जगह खड़े हो गए और बिना रुके उस जगह से भाग खड़े हुए। सिर्फ करण के, जो अब भी अपने ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहा था, जबकि दुकान का मालिक और वेटर उस जगह से भाग चुके थे। लीना को जो आदमी पत्थर का टुकड़ा देने आया था, वह दबे पांव उस जगह से जाने लगा, पर उसने दुकान के बाहर कुछ कदम रखे ही थे। अगले ही पल किसी ने आके उसके पेट में खंजर घुसा दिया और मौके पर उसकी मौत हो गई। टैंक महाराज ने मुस्कराते हुए कहा, तुम मुझे बिना किसी खून खराबे के वो चीज़ मुझे क्यों नहीं दे देती? बेवजह मरने की शौकीन क्यों हो? तुम बहुत गलत शिक्षा से पंगा ले रहे हो टैंक महाराज। सुपारी क्लब अपनी औकात से बढ़कर अपने पैर पसार रहा है, लीना ने उसे धमकाया। टैंक महाराज ने तो हंसकर कहा, मुझे तो बस एक मिशन मिला है और मुझे मिशन पूरा करना है। उसके लिए मुझे किसी से भी पंगा लेना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो?
किसी ताकतवर दल या कबीले की बिगड़ैल बेटी हो, या उनकी टट्टू। लीना अपनी जगह से उठी और शाहीन के साथ उस जगह से जाने लगी। लेकिन उसी वक्त सुपारी क्लब के बाकी लोगों ने आके उसे घेर लिया। इतनी आसानी से वह उसे कैसे जाने दे सकते थे? वह टुकड़ा दे दो, मुझे किसी को मारने का मिशन नहीं मिला। लेकिन तुमने ज्यादा नखरे दिखाए तो मैं मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, टैंक महाराज ने मुस्कराते हुए कहा। लीना को इस चीज को लेकर बेहद ही गुस्सा आने लगा था, पर इसी दौरान उसकी और टैंक महाराज की नज़र दूर वाली टेबल पर बैठे करण पर पड़ी, जो शांति से बैठकर उनका तमाशा देख रहा था। टैंक महाराज ने चुटकी बजाते हुए कहा, सब मेरा नाम सुनकर डर से भाग गए। तू इस जगह क्यों बैठा हुआ है? करण को लगा नहीं था यह आदमी उससे बात करेगा। उसने सख्ती से कहा, मेरा ऑर्डर अभी तक पार्सल नहीं हुआ, उसी का इंतजार कर रहा हूं। टैंक महाराज का मुंह अजीब सा हो गया और अचानक से उसकी हंसी छूट गई। उसे तो करण पागल नजर आ रहा था। यहाँ दुकान का मालिक ही भाग गया और इसे अपने ऑर्डर की पड़ी थी। उसने लीना से कहा, पागल ऐसे होते हैं, इसकी तरह हरकत मत करो लड़की। लाओ वो टुकड़ा मुझे दे दो, मैं नहीं चाहता तुम्हें बेवजह मरना पड़े इतनी बड़ी कीमत देने के बाद भी। लीना ने मुट्ठी भींच ली और अगले ही पल उसके अंदर से ठंडी शक्तियां बाहर निकलने लगी। मतलब तुम लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर खत्म कर दो इस लड़की को। टैंक महाराज ने हाथ हिला दिया, जिसे देख सुपारी क्लब के लोग एकदम से लीना और शाहीन पर कूद पड़े। लीना ने हाथों को घुमाया और अगले ही पल उन सब में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पार्टी एक दूसरे पर ताकतवर हमले कर रही थी। उनके एक ही हमले से दुकान और आसपास का इलाका तहस नहस हो गया। लड़ते लड़ते वह सब आसमान में पहुंच गए। लीना महासम्राट थी और शाहीन सिर्फ 9वें चरण को सम्राट, और सामने वाले सबके सब हौफ महासम्राट स्तर के थे, जिस वजह से शाहीन लड़ाई में बिखरती हुई लग रही थी, मगर लीना एक एक करके सुपारी क्लब के लोगों का खात्मा कर रही थी, वह भी बड़ी बिना किसी हथियार और तकनीक के। लड़की में दम तो है, टैंक महाराज मुस्कुराया, पर तभी उसने फिर से करण को देखा। आसपास की सारी टेबल और दुकान खत्म हो चुकी थी, पर अब भी करण अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। यहाँ तक कि लड़ाई से निकल रही शक्तियों की लहरों ने उसे छुआ तक नहीं था। ये लड़का ताकतवर है, उसने मन में सोचा, पर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने लीना को देखा, जो उसके लोगों की लाशें गिराती जा रही थी। लीना ने एक और आदमी को जान से मार डाला। जमीन पर खड़े लोग सब ये तमाशा देख रहे थे। इन लोगों को हमारा ही गांव मिला था लड़ाई करने के लिए, हद होती है। गांव के रहवासी बेहद नाराज थे। एक तो उनका गांव इतना छोटा सा था, उसको भी ये लोग तोड़ने फोड़ने पर लगे थे। जाओ दूर वाले कैंप से सिंह परिवार के गार्ड्स को बुलाओ, नहीं तो ये हमारा गांव बर्बाद कर देंगे। हमें जाने की जरूरत नहीं है, वह लोग निकल गए होंगे, अब तक आने वाले होंगे, थोड़ा इंतजार करो। सब लोग आपस में बातें करने लगे। वहीं लीना के लड़ने की गति प्रति सेकंड बढ़ती जा रही थी। वह सच में काफी अच्छी योद्धा थी। उसने एक और आदमी को अपना पांच मारा। एक दूसरा पंच आके उसके पंच से टकराया। दो पहाड़ आपस में टकरा गए हो, इतना तेज धमाका हुआ। लीना काफी कदम पीछे सरक है। उसने नजर उठाकर देखा, सामने टैंक महाराज था, जो अपने हाथ को मसलते हुए कह रहा था, तुम तो बड़ा अच्छा मार्शल आर्ट करती हो, आओ मैं भी तुम्हें कुछ मूव सिखा देता हूँ। लीना ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में बेहद बड़ी गलती कर रहे हो, एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। टैंक महाराज एकदम से लीना के सामने आ गया। उसने अपना पांच आगे बढ़ाया हुआ था। लीना ने अपनी कलाई से उसके पंच की दिशा बदलकर किक से उसका मुंह तोड़ना चाहा। टैंक महाराज ने अपने दुबले पतले शरीर मोड़कर उस हमले को विफल कर दिया और अपने दूसरे हाथ में शक्तियां जमा करके लीना पर जवाबी कार्रवाई की। लीना इसके लिए रेडी थी। उसने हवा में पैर पटककर अपना बचाव लिया और उस पर शक्तियों की लहर से हमला कर दिया। टैंक महाराज ने अपने दोनों हाथों को आगे जोड़कर उस हमले को विफल कर दिया, पर इससे वह कुछ कदम तक पीछे हो गया, और जब रुका तब वह काफी इम्प्रेस था। तुम सच में अच्छी लड़ाकू हो। फिर हताशा के साथ सिर हिलाने लगा, अफसोस कि तुमने मौत का रास्ता चुना, वरना अपने जीवन में तुम उज्जवल भविष्य की मालकिन होती। टैंक महाराज ने अपने हाथों को लहराया। एक साथ कई सारे शक्ति चक्र उसके पीछे नजर आने लगे, जिनके अंदर से निकल रही शक्तियों को देख सब गंभीर नजर आने लगे। भीड़ में खड़ा एक बच्चा खुश था, जो ये सब देखकर परेशान हो गया। दीदी इतने बड़े आदमी से क्यों लड़ रही है? दीदी को भगवान कुछ नहीं होना चाहिए, वह बहुत अच्छी दीदी है, उन्होंने मेरी मदद की थी। खुश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इधर टैंक महाराज के शक्ति चक्रों से एक एक करके काली धारियां निकलने लगी। वह बेहद पतली थी, पर उनके लंबाई काफी ज्यादा। अगर एक भी धारी लीना को लग जाती तो खून से लथपथ हो जाती। संभल कर लीना, शाहीन चिल्लाए। वह उसकी मदद के लिए जाना चाहती थी, पर अब भी उसके सामने एक खौफ महासम्राट स्तर का योद्धा था, जो उससे ज्यादा ताकतवर था, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। उस बेचारी के हाथ पांव पर ढेर सारे जख्म आ गए थे। धीरे धीरे करके वह कमजोर होती जा रही थी।
लीना ने इस वक्त उसे नहीं देखा था, उसका ध्यान उन कालों धारियों पर था जो उसे छेद देना चाहती थी। लीना ऐसे तैसे करके उनसे बचने लगी। इसी बीच टैंक महाराज ने आके उसकी पीठ पर हमला कर दिया। हमला काफी ज्यादा ताकतवर था। लीना उड़ती हुई गांव की जमीन पर गिरी। एक तेज धमाके के साथ उस जगह की जगह तहस नहस हो गई। वह जमीन से उठी पर उसके ऊपर काली धारियां थीं। उनसे बचने के लिए उसने रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया। सारी काली धारियां जमीन से जाकर टकरा गई। अब उस जगह बड़ी खाई बन गई। तुम तो बच गई, पर कब तक बचती रहोगी? टैंक महाराज ने मुस्कराते हुए कहा। उसने भी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया। तेज गति के साथ वह लीना के सामने पहुंच गया। उसने उस पर फिर से पंच बरसाए। उन्हें बड़ी आसानी से काउंटर कर दिया लीना ने। पर इतनी सी चीज से ही टैंक महाराज और करण के दिमाग में कुछ आया। ये लड़की अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, दोनों ने एक वक्त पर सोचा। टैंक महाराज ने बड़ी बेहरमी से कहा, पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर लड़की, वरना मौत से मिलना पक्का है तुम्हारा। लीना को भी ऐसा ही लगा था, मैं इस तरह से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकती, नहीं तो ये टैंक महाराज मुझे सच में मार देगा। मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना ही पड़ेगा। दरअसल लीना अपनी पहचान के डर से पूरी ताकत नहीं लगा रही थी, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तब पहचान का किया वह आचार डालेगी। बस इसी ख्याल के साथ उसने जमीन पर पैर पटका और उड़कर बादलों में आ गई। उसके चेहरे पर कपड़ा डला हुआ था, लेकिन तब भी उसकी नीली आंखें अब साफ नजर आ रही थी। उसने अपने हाथों को तेजी से घुमाया। आसपास का वातावरण बदलने लगा। ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी। उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। टैंक महाराज उसके सामने आ गया और उसकी शक्तियों को भांपकर हैरानी के साथ बोला, तुम लोग भी इस टुकड़े के पीछे हो? फिर मुस्कराते हुए बोला, मैंने आज तक तुम्हारे वंश में से किसी को नहीं मारा। आज ये शुभ काम करने को मुझे मिल ही गया। चलो फिर असली मुकाबला शुरू करते हैं। टैंक महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने वाली कौन है, और यह कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। सुपारी क्लब के लोग किसी भी दल या कबीले से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका मालिक खुद दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स था। पागल आशिक, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था सामर्थ ग्रह पर। करण इस बात को जानता था, लीना नहीं। लीना ने सख्ती से कहा, तुम लोग बीमारी हो जो हमारे सुंदर वन जंगल में फैल चुकी हो। एक दिन तुम सबका सफाया होगा और इस काम में हमारा वंश सबसे आगे खड़ा होगा। बहुत बढ़िया, मतलब सबसे पहले तुम सब भी मरोगे, टैंक महाराज ने कहा और अपने हाथों को लहराने लगा। जमीन पर ढेर सारे पत्थर पड़े थे जो हवा में उठकर उसके सामने तैरने लगे। उसने अपने हाथों को मिलाया। सारे पत्थर एक पैटर्न में आकर तैरने लगे। लीना ने भी अपने हाथ लहराए। एक साथ 5 शक्ति चक्र बनकर रेडी हो गए, जिनमें से एक के बाद एक लगातार बर्फीली भले निकलने लगे, जो हवा को फाड़ते हुए टैंक महाराज को फाड़ देना चाहते थे। मगर उससे टकराने से पहले ही उसके पास गिर रहे पत्थर पहले से ज्यादा मजबूत धातु में बदलकर उसके चारों उड़ने लगे, जिन्होंने खुद आगे आके उन भालों को रास्ते में खत्म कर दिया और वापस आकर उसके चारों तरफ उड़ने लगे। लीना ने आंखें छोटी करके कहा, तो ये तुम्हारी पत्थर डैनफिस तकनीक, इसी तकनीक की वजह से तुम्हारा नाम टैंक महाराज पड़ा। बिल्कुल, तुम तो सच में मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो। वैसे तुमने सही कहा, मेरी इसी तकनीक से लोग मुझे टैंक महाराज कहने लगे। मैं अपनी इस तकनीक से किसी भी धातु की कठोरता को 100 गुना तक बढ़ा सकता हूँ और उन्हें अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यह इसीलिए इस्तेमाल कर लिया क्योंकि तुम तो बहुत बड़े वंश से हो और तुम्हारे पास वह तकनीक जरूर होगी जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। टैंक महाराज ने एक हल्की मुस्कान दी। लीना का चेहरा बिगड़ गया। इसको मेरे वंश के बारे में सब कुछ मालूम है। मुझे इसके साथ सावधानी से लड़ना होगा। मैं सिर्फ दूसरे चरण महासम्राट हूँ और यह चौथे चरण का। ऊपर से इसके पास लड़ने का अनुभव मुझसे ज्यादा है। लीना हालत को समझ रही थी और जब उसने दोस्त शाहीन को देखा तब उसके माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। वह बस कुछ मिनट के अंदर मरने वाली थी। लीना ने मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए टैंक महाराज से बोली, आखिर तुम्हारा क्या फायदा होगा उस टुकड़े को हासिल करके? टैंक महाराज ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे तो बस मिशन मिला है, उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। लड़की, तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं मैं 2 गुना कीमत देती हूँ। इसी वक्त अपने साथियों के साथ इस जगह से निकल जाओ, लीना ने कहा। लीना लड़ना चाहती थी, लेकिन वह लड़ी तो शाहीन मर सकती थी और वह अपनी दोस्त को मरने नहीं दे सकती थी। टैंक महाराज ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा, बात कीमत की नहीं है इस जगह। वैसे मैं जानता हूँ वह टुकड़ा उस अनकही कहानी अमृत धारा से जुड़ा हुआ है, इसी के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो ना। अमृत धारा का नाम तो सबने सुना, मगर कान खड़े हुए सिर्फ करण के।